हेलो बच्चों, आपका क्लास 12th में टॉपिक चल रहा है मैट्रिक्स। आज देखेंगे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों के प्रकार। ठीक है, आव्यूह कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, पहला जो प्रकार है वो होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यानी क्षैतिज आव्यूह बोलते हैं इसको। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? कोई आपके पास मैट्रिक्स आता है तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये एक क्षैतिज आव्यूह है या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है? ठीक है, तो कल बताया था मैंने आपको कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें रो और कॉलम होते हैं, है ना। तो आप कोई मैट्रिक्स आपको दिया है, यहाँ पर ये मैट्रिक्स मैंने दिया है, यहाँ पर लिख दिया है एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पर आप देखें कि रो और कॉलम की संख्या देखेंगे आप। तो यहाँ पर जो रो है वो कितनी है? 1 और 2। कॉलम कितनी है? 1, 2 और 3। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 रो हैं और 3 कॉलम है ना। 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम है ना। रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम है ना। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होती है वो ओरिएंटल मैट्रिक्स कहलाता है। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो, रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो, ओरिएंटल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है वर्टिकल में, आप देखें। अगर इसमें आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 3 रो हैं और 2 कॉलम है ना। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से कम हो, है ना। कॉलम कैसे होते हैं? वर्टिकली होते हैं, ऊर्ध्वाधर होते हैं, है ना। तो जैसा नाम है उसी के अकॉर्डिंग हमको ध्यान रखना है। वर्टिकल कह रहा है तो वर्टिकल्स जो लाइन्स हैं वो कम होनी चाहिए। ओरिएंटल कह रहा है तो ओरिएंटल लाइन कम होनी चाहिए। तो वर्टिकल कह रहा है तो वर्टिकल में देख लीजिए, वर्टिकल में कम होनी चाहिए। तो वर्टिकल में कितनी है? 2 है। ओरिएंटल में कितनी है? 1, 2, 3 है। तो इसका मतलब ये कैसा है? ये वर्टिकल मैट्रिक्स है। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से कम हो वो वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर पता है आपको क्या होता है? स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। जब स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आप जानते हैं वर्ग आव्यूह कहते हैं इसको हम, या मैंने लिख रखा है हिंदी में भी छोटा सा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। देखिए आप, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है। तो 2 रो हैं 2 कॉलम, या 3 रो 3 कॉलम हो, है ना। यानी कॉलम और रो की संख्या बराबर होनी चाहिए। रो की संख्या बराबर हो कॉलम की संख्या के, तो क्या कहलाता है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो का मतलब यानी पंक्ति। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो। मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स लिख रखा है आपको एग्जाम्पल के लिए। तो केवल यहाँ पर एक रो है, एक पंक्ति है। देखिए केवल एक पंक्ति है ना। तो पंक्ति देखनी है हमको, केवल कॉलम से हमको मतलब नहीं है कि कॉलम कितने हैं, क्योंकि हम यहाँ रो की बात कर रहे हैं, पंक्ति की बात कर रहे हैं। तो पंक्ति देखनी है। तो केवल जिसमें एक पंक्ति हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। अगला आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे हमने रो में देखा कि भाई रो नाम आया रो, तो आपको देखना है एक रो होनी चाहिए। कॉलम आया तो एक कॉलम होना चाहिए। तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब स्तंभाव्यूह, स्तंभाव्यूह का मतलब एक कॉलम इसमें होना चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, है ना, ऐसी आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, वो स्तंभाव्यूह अर्थात कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट आता है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं हम इसको, यानी शून्याव्यूह या रिक्ताव्यूह। तो शून्याव्यूह रिक्ताव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसके सारे अवयव जीरो हैं। यहाँ पर लिख रखा है, देखिए ये सारे अवयव जीरो हैं। मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे सारे कहते हैं शून्य है। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स शून्य हो वो क्या कहलाता है? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आप, या हम कह सकते हैं शून्याव्यूह या रिक्ताव्यूह बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे अवयव शून्य हो वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी आयताकार। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? इसमें रो और कॉलम की संख्या समान नहीं होती है, क्योंकि आयताकार है। आयत में क्या होता है? आयत की आमने सामने की 2 भुजाएं बराबर होती हैं और 2 भुजाएं ये बराबर होती हैं। 2 भुजाएं बड़ी और 2 भुजाएं छोटी होती हैं। तो ऐसे ही इसमें रो और कॉलम की संख्या समान नहीं होगी। देखिए यहाँ पर 2 रो हैं
और 3 कॉलम है। ऐसा भी हो सकता है कि 3 रो हो और 2 कॉलम हो, यानी आयताकार शेप होनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी आपको मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें रो और कॉलम की संख्या अलग अलग है, समान ना है, नहीं है, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। अब आगे देखिए, मैंने यहाँ पर 3 लिख रखे हैं, यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? इसे बोलते हैं हम इकाई आव्यूह हिंदी में। डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह और स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह। ये 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तीनों में बहुत जो डिफरेंस है बहुत बारीकी से समझना होगा, बहुत ध्यान से हमको, क्योंकि यहाँ पर कई बार गड़बड़ हो जाता है ना, कि तीनों में अंतर क्या है, क्योंकि तीनों ही एक जैसे लगते हैं हमको देखने में। तो इन तीनों को देखेंगे हम समझेंगे कि बहुत अंतर क्या है इसमें, बहुत ध्यान से देखेंगे, समझिएगा। देखिए, इकाई आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, मैंने तीनों यहाँ पर नोट कर दिए हैं। इकाई आव्यूह में देखिए, ये हमारा मुख्य विकर्ण है, ये भी हमारा देखिए मुख्य विकर्ण है, और यहाँ देखिए ये भी हमारा मुख्य विकर्ण है। इन तीनों में आप देख रहे हैं कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी जो अवयव हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? शून्य हैं। तीनों आव्यूह में मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव कैसे हैं? शून्य हैं। तो मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव शून्य हैं, तो फिर कैसे पता लगेगा? तीनों में एक ही बात लग रही है कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे अवयव शून्य है, तो हम कैसे बताएंगे कौन सा इकाई है, कौन सा विकर्ण आव्यूह है, कौन सा अदिश आव्यूह है? तो देखिए, नाम जैसा नाम लिखा हुआ है इकाई, इकाई का मतलब होता है एक। तो जिस आव्यूह के अंदर मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो और मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी के अवयव शून्य हो, जिस एक आव्यूह के अंदर मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो और बाकी के अवयव शून्य हो, तो वह इकाई आव्यूह कहलाता है। ठीक है। विकर्ण आव्यूह में देखिए, यहाँ पर जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं आपको मुख्य विकर्ण के, वो पी क्यू आर अलग अलग है। तो विकर्ण आव्यूह क्या होता है कि ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव असमान हो और बाकी अवयव शून्य हो, तो वो विकर्ण आव्यूह होता है। अदिश आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसके अंदर मुख्य विकर्ण के सारे अवयव एक जैसे हो। देखिए, के समान होने चाहिए, ए बी सी 1 1 2 2 2 3 3। तो अवयव कैसे हो? समान हो। अगर समान अवयव हैं तो अदिश आव्यूह कहलाएगा। तो बहुत ही इनमें जो आप डिफरेंस देख रहे हैं, है ना, बस समझना पड़ेगा। फिर से आप देखते हैं, इकाई आव्यूह में एक होना चाहिए, विकर्ण आव्यूह में अलग अलग होने चाहिए, अदिश आव्यूह में समान होने चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो इकाई आव्यूह में लिखा हुआ है, इकाई आव्यूह जो होता है वो प्रत्येक अदिश आव्यूह होता है, क्योंकि इकाई आव्यूह में समान होते हैं, अदिश में भी समान होते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पर हम इसको इकाई आव्यूह को अदिश आव्यूह भी कह सकते हैं। और यहाँ पर के का मान अगर 1 हो जाए तो इकाई आव्यूह बन जाएगा, है ना। इकाई में केवल 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ ना हो। अगर 2 3 आप सोच रहे हैं कि समान है ये, या 2 2 हो तो इकाई आव्यूह हो जाएगा, तो 2 2 होने पर इकाई आव्यूह नहीं होगा, क्या होगा? अदिश आव्यूह होगा। इकाई में केवल 1 होना चाहिए, है ना। 1 के अलावा कुछ और संख्या समान है तो वो अदिश आव्यूह होगा। ठीक है। और प्रत्येक अदिश आव्यूह क्या होता है? विकर्ण आव्यूह होता है, क्योंकि विकर्ण आव्यूह में समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन बाकी सारे अवयव शून्य हो तो इसको हम विकर्ण आव्यूह भी कहते हैं। ठीक है। तो ये अदिश आव्यूह भी होता है, और प्रत्येक अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह होता है, प्रत्येक इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह होता है। क्लियर? तो इसको आप, डेफिनेशन मैंने लिखी नहीं है, तो आप वीडियो को 2 3 बार देखेंगे, सुनेंगे, और डेफिनेशन जो मैंने बोली हैं वो डेफिनेशन आप इनके साथ में नोट कर लेंगे। डेफिनेशन नोट करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको लास्ट तक ध्यान रखनी है, पूरे साल के अंत तक। और डेफिनेशन लिखने के बाद जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं ये आव्यूह के, और जो नाम लिखे हैं ये एग्जाम्पल आप नोट करते जाएंगे। ठीक है। और पहले की वीडियो तुमको अगर प्राप्त करनी है, किसी के पास नहीं है, तो जब चैनल पर जाएंगे आप यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको पहले की सारी वीडियो मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।